नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार वीटीसी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11। इसका नाम है प्रकाश के खेल। देखिए क्या होता है कि हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों में आँख जो होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम अपने आस सामने पड़ने वाले अनेक वस्तुओं को दिन को उजाले में तो देखते ही हैं, रात में कभी कभी चंद्रमा और तारों को भी देख पाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि देखना कैसे संभव हो पाता है? दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन वस्तुओं को देख पाते हैं, क्या बगैर चांदनी वाली रातों में, अंधेरी रातों में इन वस्तुओं को देख पाते हैं? तो वस्तुओं को देखने में कौन कौन सी चीज़ें सहायक है? तो क्या आपने सभी सोचा है कि दिन में दूर तक दिखाई देने वाले पेड़ पौधे अंधेरी रात में दिखाई नहीं पड़ती? आप उन वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब आपकी आंखें बंद या वस्तु आपके पीठ की तरफ हो, आपको मुड़ कर देखने ना दिया जाए। तो इसमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसको आप देख लीजिए, मैं पढ़ूँ। देखिए, केवल आंखों द्वारा आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित और वस्तुओं से परावर्तित हुआ हो सकता है, अर्थात या तो स्वयं प्रकाश स्रोत दिखती हो अथवा किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा हो जो हमारी आंखों तक परावर्तित होकर पहुंचता है। अब आते हैं छाया प्रतिबिंब। कक्षा 6 में अपने हाथों की उंगलियों को प्रकाश स्रोत के सामने विभिन्न अवस्थाओं में रखकर अनेक पशु पक्षी की आकृति की छाया बनाता है। क्या आप बता सकते हैं छाया कैसे बनती है? इसके लिए क्रियाकलाप किया हुआ है। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छाया बनने के लिए क्या होना चाहिए? प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है, अपारदर्शक वस्तु का होना आवश्यक है, पर्दे का होना आवश्यक है। ठीक है, ये पिक्चर नंबर आप देख सकते हैं कैसे होता है छाया का आरेख। ये लकड़ी का गोलाकार टुकड़ा पर्दे के सामने रखा जाए जिस पर प्रकाश स्रोत से प्रकाश पड़ रहा हो। उपयुक्त चित्र में पर्दा पर लकड़ी की छाया का आरेख बनाइए। सोचिए, अगर लकड़ी के स्थान पर शीशा रख दिया जाए तो क्या छाया का निर्माण हो पाएगा? क्या सूर्य ग्रहण एवं चंद्रग्रहण का भी छाया निर्माण से कोई संबंध है? कक्षा 7 में हमने सीखा कि कोई भी चमकदार सतह दर्पण की तरह कार्य करती है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। विभिन्न चमकदार सतह पर आपने प्रतिबिंब देखा हो या किसी अन्य वस्तु के प्रतिबिंब का अवलोकन किया होगा। अब आप बताइए, छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर अनुभव करते हैं? प्रतिबिंब बनने में परावर्तन की क्या भूमिका है? परावर्तक पृष्ठ प्रतिबिंब निर्माण में कितना सहायक है? परावर्तक पृष्ठ का परावर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बाद ये देख लीजिए क्रियाकलाप है, इसमें क्या करना है। देखिए, किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त क्रियाकलाप में समतल दर्पण के सामने एक रेखा खींचिए। इस रेखा के ऊपर दर्पण को रखो, पुनः कीजिए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पे आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस दर्पण में 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा जो है ना यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर विलंब कहलाती है, जो पिक्चर में आप देख सकते हो। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपरावर्तिक और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तक कोण कहते हैं। ये क्रियाकलाप करना है। आपतन कोण के लिए क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण को माप कर तालिका में लिखिए। ठीक है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर विलंब और परावर्तित किरण एक तल में ही होते हैं। अब आते हैं नियमित तथा विस्तृत परावर्तन। आप अपने चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण के अतिरिक्त किन किन वस्तुओं पर देखते हैं? सभी वस्तु की सतह पर प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखाई देती है? पुराने धुंधले बर्तनों और नए चमकते बर्तन पे प्रतिबिंब अंतर दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए क्रियाकलाप 4 करना है। क्या करना है कि कल्पना करना है कि एक समतल दर्पण पे समानांतर किरण आपतित हो रहा है और समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे परावर्तन जो है ना मान्य है नियम। इन नियमों का उपयोग करते समय प्रत्येक आपतन बिंदु पे परावर्तित किरणों का आलेख बनाइए। ठीक है, क्रियाकलाप 5, एक क्या परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर होती है? इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जब सभी समानांतर आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ के परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है,
ऐसे परावर्तन को अनियमित विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का पालन होता है। अब आप बताइए कि नए चमकते बर्तन से नियमित परावर्तन होता है या धुंधले पुराने एवं खुरदुरे बर्तन से? किसी परावर्तक सतह से परावर्तित किरण किसी अन्य परावर्तक सतह पर आपतित किया जाता है, क्या पुनः परावर्तन हो सकता है? अब आते हैं परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। आप अपना बाल कटाते समय दर्पण का उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि आपके बाल कैसे कटे। आपके सामने वाले दर्पण में आपके चेहरे के सामने का भाग दिखाई पड़ता है, पर आपके सिर के पीछे के भाग को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। इस दूसरे दर्पण को आपके सिर के पीछे सामने वाले दर्पण के समानांतर रखा जाता है, जिसके कारण सामने वाले दर्पण में सिर के पीछे के बाल आप देख पाते हैं। सोचिए ऐसा क्या हो पाता है। दो समतल दर्पण का उपयोग पारदर्शी बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों, बंकरों में छिपे सैनिक द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि दो दर्पण से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बन पाते हैं जिसे आप सीधे नहीं देख पाते? तो इसके लिए क्रियाकलाप 6 है। इसमें दो समतल दर्पण लेना है, सेलो टेप, सिक्का, पेंसिल। आँख हमें चारों ओर रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। अतः आँख की संरचना और कार्यविधि एवं आंखों का उचित देखभाल के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी आंखें लगभग गोलाकार होती है, जिनका बाहरी आवरण सफ़ेद होता है। सफ़ेद भाग कठोर होता है और आंतरिक भाग का दुर्घटना से बचाव कर सके। इसके लिए इसके पारदर्शी अग्रभाग को हम कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की एक संरचना होती है, जिसे हम परितारिका कहते हैं। परितारिका में एक छोटा द्वार होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली के आकार को परितारिका नियंत्रित करती है। परितारिका आंखों का वो भाग है जिससे आंख का रंग निर्धारित होता है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो बीच में मोटा किनारों पर अपेक्षाकृत पतला होता है। यही लेंस आंख द्वारा देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाता है। दृष्टिपटल अत्यंत तंत्रिकी कोशिका का बना होता है, जिसके द्वारा अनुभव की गई संवेदना को दीर्घ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होती है, एक शंकु, एक सकलाय। तो जो शंकु होती है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, रंगों की सूचना भी भेजती है। और सकलाय जो होती है मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, जो दिक् तंत्रिकाओं और दृष्टिपटल की संधि पे कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। अब क्रियाकलाप 8 है। आंखों की देखभाल क्या करना है। इसमें है कि आंखों के लिए बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश हानिकारक होता है, अतः किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी सीधा मत देखिए या कम प्रकाश में मत पढ़िए। पठन सामग्री को अपने आंख के बहुत समीप या बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। आंखों को कभी मत रगड़िए। गंदा होने पर सख्त जल से धोइए, और धुलकन पड़ जाए तो सख्त जल से धोइए। धोने के बाद सुधारना हो तो डॉक्टर से मिलिए। और अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को शामिल कीजिए, जैसे गाजर, फूलगोभी, पालक, दूध, अंडे, फल इत्यादि का सेवन कीजिए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आंखों की क्षति हो सकती है। पीले रंग के फल सब्जी जैसे पपीता, कुम्हड़ा आदि का सेवन कीजिए। क्या आपने कभी आसपास किसी अच्छे बच्चों को देखा जो ठीक से ढंग से ना देख पाते, ना बिल्कुल देख नहीं सकते? देखिए वे अपना काम कैसे कर पाते। उनसे मिलकर उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। चलिए अब आते हैं दृष्टि निशक्त व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श या ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपना कार्य करते हैं। कुछ लोग जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हुए आंख से स्पष्ट नहीं देख पाते। अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। ये संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अप्रकाशित संसाधन जिसमें आता है ब्रेल, स्टेट, ब्रेल लिपि युक्त कागज। और प्राकृतिक संसाधन चश्मा, लेंस इत्यादि। अब आते हैं ब्रेल पद्धति। इसमें क्या होता है, ये सर्वाधिक लोकप्रिय ब्रेल पद्धति है। लुई ब्रेल जो स्वयं एक दृष्टि निशक्त व्यक्ति थे, उन्होंने 1821 में दृष्टि निशक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। समान भाषाओं में गणित और वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। इस पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न जिसकी सहायता से
निःशक्त व्यक्ति सीख पाते इस तरह से दृष्टि निःशक्त व्यक्तियों के ब्रेल कोड को हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ये लुई ब्रेल ने 1821 में उन्होंने किया था और उसको आज 1932 से अपनाया गया। कुछ इसके बाद कुछ इंग्लिश वर्ड है जिसको याद कर लीजिएगा। परावर्तन के दो नियम है। अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुपरावर्तन के कारण बहुप्रतिबिंब में अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। हमारे आंखों का बहुत महत्वपूर्ण भाग है कार्निया, परितारिका, पुतली, लेंस, दृष्टिपटल, दिक्तंत्रिका, ठीक है, इत्यादि।